नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। इसके अलावा आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। आरपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आरएस एग्जाम एवरी संडे 10 AM। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप जीतने का अवसर। योद्धा पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज 8 PM एवरी सैटरडे। टेस्टिमोनियल ये दिया था एस्पिरेंट वो अपीयर्ड इन आरपीएससी एसआई 2021। थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई। ये टेस्टिमोनियल दिया अंजलि बैरवा ने जो आरएस 2018 में सिलेक्ट हुए थे। उन्होंने कहा कि अनअकैडमी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था उनके सिलेक्शन में। ठीक है, टेस्टिमोनियल ये दिव्या शर्मा ने दिया, रैंक 236 आरएस 2018। ये टेस्टिमोनियल महेश मीना ने दिया, रैंक 922 आरएस 2018, 17वीं रैंक एसटी मेल में। Bugs Bounty opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. प्लस के लिए फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। विजय आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी। स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच कोर्स स्टार्टिंग डेट 23 अक्टूबर। सक्षम प्लस टेस्ट सीरीज एवरी सैटरडे 6 PM। ग्राम सेवक प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे 6 PM। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आरपीएससी पे। आरएस, आरपीएससी एसआई, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVVNL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। इसके अलावा नए जो कोर्सेज हैं वो वीडियो के हैं और साथ में राजस्थान पुलिस के। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10 तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपये का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको करा रहा हूँ सेकंड ग्रेड से संबंधित और साथ में राजस्थान पुलिस से संबंधित राजस्थान और इंडियन जीके के कोर्सेज। और इसी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है भी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट पढ़ रहे हैं।
कल अपन ने बनावली तक कर लिया था। कहां तक कर लिया था? पिछले क्लास में बनावली तक अपन ने कर लिया था। उसके आगे का अपने को अभी करना है। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक चल रहा है अपना। ठीक है, और इसमें आज अपन पढ़ेंगे कौन से स्थल को? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है जो राजस्थान में है, कालीबंगा। ये कौन सा पढ़ेंगे अपन? कालीबंगा। कालीबंगा की यदि अपन बात करते हैं, कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमान। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, इसका वर्तमान अवशेष है कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, इसका वर्तमान अवशेष है। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1952 ईस्वी। ठीक है ना? याद रखना है कि अमलानंद घोष ने इसका जो सर्वेक्षण किया था वो किया था 1950 से लेकर 1953। ठीक है, फिर इसका उत्खनन सबसे पहले किया था बीके थापर ने, यानी बालकृष्ण थापर ने। ये कब से कब तक किया था भी? 61 से 63। फिर किया गया ब्रिजवासी लाल के द्वारा, यानी बीबी लाल के द्वारा, और ये किया गया था 1963 से लेकर 1969 तक। ठीक है, कालीबंगा के बारे में याद रखना है, यह है 3 सत्रों में विकसित हुई। ये सभ्यता कितने स्तरों में विकसित हुई थी? 3 सत्रों में। प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले भी चल रही थी ये सभ्यता। फिर हड़प्पा का, और फिर हड़प्पा के बाद में। ये 3 स्तरों में विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। याद रखना, जो कालीबंगा सभ्यता है वहां के सबसे पहले अपन बता देते हैं कि निर्माण कैसा था। निर्माण में सब जगह सेम था, लेकिन यहाँ पर अलग चीजें थी। मकान कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा के जो मकान है वो कौन सी ईंटों के बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। बाकी जगह पक्की ईंटों के होते थे मकान, यहाँ पर कच्ची ईंटों के। लेकिन दरवाजों, खिड़कियों व फर्श पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे कच्ची ईंटों के साथ पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा है भी? कालीबंगा। अलंकृत
यानी कौन से फर्श से? सजावटी फर्श केवल कालीबंगा में मिले, यानी अलंकृत या सजावटी जो फर्श है ना वो केवल कहाँ मिलेंगे आपको? कालीबंगा में, बाकी कहीं नहीं मिले थे। ठीक है, इसके अलावा क्या मिली थी? मकानों में दरारें पाई गई। क्या पाई गई थी यहाँ पे मकानों में? दरारें। ये जो दरारें हैं ना ये किसका संकेत देती है भाई? भूकंप का संकेत देती है। यानी मकानों में पाई गई दरारें किसका संकेत देती है? भूकंप का संकेत देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले? तो विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य हैं ना ये यहीं पर मिले थे। मेन कहाँ पे मिले थे भी? कालीबंगा में मिले थे। कहाँ मिले थे? काली। ठीक है, याद रखना जो कालीबंगा है यहाँ पर जल निकासी जो प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली? जल निकासी प्रणाली, ये लो लेवल की थी, निम्न स्तर की थी। ठीक है ना? यानी कालीबंगा में जो जल निकासी प्रणाली है वो कैसी थी भी? निम्न स्तर की थी। याद रखना है कि नालियों में लकड़ियों के अवशेष, किसके अवशेष है? लकड़ियों के अवशेष केवल कालीबंगा में। नालियों में जो लकड़ियों के अवशेष थे वो केवल कहाँ मिले? कालीबंगा में। बाकी किसी भी जगह पर लकड़ियों के अवशेष नहीं मिले। मतलब नालियों में लकड़ियां थी। एक्चुअली में कह सकते हैं कि काफी लो लेवल की यहाँ पर प्रणाली थी। कौन सी? जल निकासी प्रणाली। ठीक है ना? तो लकड़ियों के अवशेष केवल कहाँ मिलेंगे आपको? कालीबंगा में। इसके बाद में जो कालीबंगा है वहां पर सड़कें भी हड़प्पा की तरह थी। सड़कें तो किसकी तरह थी यहाँ पे? हड़प्पा की। ठीक है, कालीबंगा में कब्रिस्तान भी मिला। हर जगह ही मिल रहा था वैसे, मोहनजोदड़ो में तो नहीं मिला था, लेकिन कालीबंगा में भी अन्य जगहों की तरह मिला। कब्रिस्तान के साक्ष्य में। ठीक है, यहां पर तीनों प्रकार के समाधान पाए गए। यहां पर तीनों प्रकार के समाधान। तीनों प्रकार के मतलब समझते हो गया? यानी यहां पर पूर्ण समाधान भी पाया गया, आंशिक समाधान के भी साक्ष्य मिले, और साथ में यहां पर गलत समाधान के भी साक्ष्य। तीनों प्रकार के समाधान पाए गए थे। कहां पे? कालीबंगा। हालांकि यहाँ पर सर्वाधिक तो पूर्ण समाधान के साक्ष्य मिले थे। सर्वाधिक किसके मिले थे? पूर्ण के। इनके केवल संकेत मिले थे। यानी आंशिक समाधान और प्लस समाधान के क्या मिले थे? केवल संकेत मिले थे। सर्वाधिक साक्ष्य किसके मिले थे भी? पूर्ण समाधान के पाए गए। ठीक है, यहाँ की कब्रें अंडाकार थी। कैसी थी कब्रें यहाँ की? यहाँ की कब्रें अंडाकार थी, और इन कब्रों को
चिरायु कब्रें कहा गया, क्या कहा गया इन्हें भी? चिरायु कब्रें कहा गया। यानी यहाँ की कब्रें अंडाकार थी और इन कब्रों को क्या कहा गया था? चिरायु कब्रें कहा गया। यहाँ पर 3 युगल समाधियां भी मिली। कितनी युगल समाधियां पाई गई थी? यहाँ पे भी 3 युगल समाधियां पाई गई। जोड़े में दफनाया गया था स्त्री और पुरुष को, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर युगल समाधियां भी पाई गई थी। कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा की खास बात यह थी, शवों के साथ मिट्टी के आभूषण रखे जाते थे। जो शव थे ना, उनके साथ क्या रखते थे? भी मिट्टी के आभूषण रखते थे। और ये संकेत देता है कि ये लोग किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते, ठीक है ना? यानी शवों के साथ जो मिट्टी के आभूषण है वो संकेत देता है कि ये लोग किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में। और ऐसे संकेत आपको कालीबंगा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भी ऐसे संकेत? कालीबंगा। ठीक है। अब यहाँ पे धार्मिकता कैसी थी? कालीबंगा में 7 हवन कुंड मिले। धार्मिकता कैसी थी? यहाँ पर कितने हवन कुंड पाए गए थे? 7 हवन कुंड मिले। हवन कुंडों के हवन कुंड है ना, उनके पास हड्डियां मिली थी। ठीक है, याद रखना। हवन कुंडों के पास क्या मिली थी? हड्डियां मिली थी। कुंडों के पास क्या मिली? हड्डियां मिली। ठीक है, यहाँ पे हवन कुंडों के पास हड्डियां मिली थी। और ये हड्डियां संकेत देती है कि यहाँ पर निश्चित रूप से, ये हड्डियां संकेत देती है कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक्चुअल में क्या था कि बलि प्रथा दी जाती थी। यानी बलि प्रथा के संकेत मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये किसका संकेत देते हैं? यहाँ पे बलि प्रथा का संकेत देते हैं हवन कुंडों के पास मिली हड्डियां। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हवन कुंडों के पास हड्डियां मिली थी। कितने हवन कुंड थे? 7।
ये बलि प्रथा का संकेत देती है। याद रखना है, बलि प्रथा के जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां पर मिले? ये बलि प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहां मिले थे? कालीबंगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया है कि जो कालीबंगा है, दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी, कालीबंगा है वो कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952। उत्खनन किसने किया था? सबसे पहले बीके थापर ने 61 से 63, और फिर ब्रजबासी लाल ने 63 से 69। ठीक है, मैंने आपको बताया जो कालीबंगा है वो 3 स्तरों में विकसित हुई, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा काल और पश्च हड़प्पा। दूसरी बात, जो कालीबंगा है यहाँ पर मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। दरवाजों, खिड़कियों और फर्श पर कौन सी ईंटें थी? पक्की ईंटें लगी थी दरवाजों, खिड़कियों और फर्श पर। ठीक है, इसके बाद में जो कालीबंगा है यहाँ पर अलंकृत फर्श पाए गए थे केवल कालीबंगा में। फिर मैंने आपको बताया जो कालीबंगा है यहाँ पर जो मकानों की दीवारें हैं उनमें क्या मिली थी? दरारें मिली थी, और ये किसका संकेत देती है? भूकंप का। और भूकंप के जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिले? कालीबंगा में। जल निकासी प्रणाली निम्न स्तर की थी। लकड़ी की नालियां केवल कहाँ मिलेंगी? कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में सड़कें अन्य की तरह ही थी। याद रखना है कि यहाँ पर कब्रिस्तान में 3 सवादान मिले थे, पूर्ण, आंशिक और कलश। लेकिन सर्वाधिक साक्ष्य के किसके पाए गए? पूर्ण के। इनके केवल क्या मिले थे? संकेत। कब्रें अंडाकार थी, और इन कब्रों को क्या कहा गया था? चिरायु कब्रें कहा गया। यहाँ पर युगल समाधियां भी मिली थी। कितनी मिली थी? 3 मिली थी। शवों के साथ मिट्टी के आभूषण रखे जाते थे, और ये किसका संकेत देते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास का संकेत देते हैं। कितने हवन कुंड मिले थे? 7 हवन कुंड मिले, जिनके पास हड्डियां मिली। और ये कौन सी प्रथा का संकेत देती है? बलि प्रथा का। और बलि प्रथा के प्रथम संकेत कहाँ मिले? कालीबंगा में। ये मैंने रिपीट करवा दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा में मातर देवी की मूर्तियों का पूर्णतया अभाव है। मातर देवी की मूर्तियां ना ये यहाँ पर नहीं पाई गई, इनका पूरी तरह से क्या है? अभाव है। कहाँ पे? कालीबंगा में। ठीक है ना। बाकी मातर देवी की मूर्तियां मैंने बताया था, महिलाओं की मूर्तियां हर जगह मिलती है, लेकिन कालीबंगा में ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, इसके बाद जो कालीबंगा है यहां पर मिला था स्वास्तिक का चिन्ह। कौन सा चिन्ह पाया गया था? अभी यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिला है ये कौन से ज्ञान को स्पष्ट करता है? अभी वास्तु ज्ञान को स्पष्ट करता है, जो कहाँ पे मिला है? कालीबंगा। इसके बाद में जो कालीबंगा है यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेतों के साक्ष्य समझ गए ना? हलों के निशान, यानी खेत में किसके निशान बने थे? हलों के निशान। और ऐसा केवल कालीबंगा में मिला। ये बहुत बार एग्जाम में आया होगा, आपको पता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कहाँ मिले हैं भी? कालीबंगा। मुख्य फसलें कौन सी थी यहाँ की? गेहूं, जौ,
अच्छा, ठीक है। गेहूं, जौ और चावल की मुख्य फसलें थी। एक खेत में गेहूं व जौ की फसलें साथ साथ बोई गई थी। ठीक है ना, गेहूं और जौ की फसलों को साथ साथ बोया गया था। इसका मतलब ये संकेत देता है, कौन सी जुताई का संकेत देता है भी ये? दोहरी जुताई का संकेत। ठीक है, दोहरी जुताई का संकेत कहाँ मिलेगा अपने को? काली बंगा में ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये दोहरी जुताई का संकेत है जो काली बंगा में मिला है, क्योंकि एक खेत में गेहूं और जौ की फसलें दोनों साथ साथ बोई गई थी। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में पशुपालन भी होता। पशुपालन की बात करें तो यहां पर एक चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति पशुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये संकेत देता है कि यहाँ पर पशुपालन किया जाता था। ठीक है ना, एक चित्र में एक व्यक्ति पशुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये किसका संकेत है भी? पशुपालन का संकेत देता है, जो कहाँ मिला है? काली। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा हाथी का कपाल खंड, यानी इतना बड़ा हाथी का कपाल खंड कहीं नहीं मिला जितना बड़ा कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला। वैसे तो बहुत जगह मिले हैं हाथी के कपाल खंड, लेकिन सबसे बड़ा जो हाथी का कपाल खंड है वो आपको कहाँ मिलेगा? कालीबंगा में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऊंट की अस्थियां भी पाई गई। ऊंट की अस्थियां आपको और कहीं नहीं मिलेगी, केवल कहाँ मिलेंगी? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा की यदि अपन बात करें तो कालीबंगा में इसके अलावा क्या क्या चीजें मिली? यहाँ पर बेलनाकार मुहरें पाई गई। बेलनाकार मुहरें कहाँ मिली है? कालीबंगा में। ठीक है, अन्य जगह पर जैसे मेनली मोहरें मिली थी आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, लेकिन यहाँ पर बेलनाकार मिली थी। इसी प्रकार की बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया में मिली। इसी प्रकार की बेलनाकार मोहरें कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया में। इसका मतलब ये है कि इनका व्यापारिक संबंध इसके साथ था भी? मेसोपोटामिया के साथ था। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध मोहनजोदड़ो में मिला था ना, उसी प्रकार से कालीबंगा में मिला है। एक मुहर पर स्त्री का चित्र मिला, यानी एक महिला का चित्र मिला था एक मुहर। ठीक है,
और इसे कहा गया है कुमारी देवी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे महिलाओं की मूर्तियां तो नहीं मिली, लेकिन ये जो चित्र मिला है ना, ये ही सिद्ध करता है कि दरअसल यहाँ पे कौन सा समास था, मात्रस्थात्मक समास था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा है ना, यहाँ पर मातर देवी की मूर्तियों का पूर्णतया क्या है, अभाव है। यहाँ एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, जो स्पष्ट करता है यहाँ के कौन से ज्ञान को, वास्तु ज्ञान। जुते हुए खेतों के यहाँ पर साक्ष्य मिले। याद रखना है कि सबसे पहले जुते हुए खेतों के साक्ष्य आपको केवल कहाँ मिलेंगे, कालीबंगा। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी थी भी, गेहूं, जौ और चावल की फसलें थी। एक खेत में गेहूं और जौ की फसलें साथ साथ बोई गई थी, और यह संकेत देती है कि यहाँ पर कौन सी जुताई होती थी, दोहरी जुताई होती थी। पशुपालन से संबंधित भी यहाँ पर एक चित्र मिला है। एक चित्र में एक व्यक्ति पशुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे एक चित्र पाया गया है। याद रखना, यहाँ पर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा हाथी का कपालखंड मिला, यानी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा हाथी का कपालखंड कहाँ मिला था, कालीबंगा में। ठीक है, यहाँ पर ऊंट की अस्थियां भी पाई गई थी। क्या पाई गई थी, ऊंट की अस्थियां पाई गई। साथ में यहाँ पर मोहरें भी मिली थी, जो कैसी थी भी, बेलनाकार थी। इसी प्रकार की जो बेलनाकार मोहरे हैं ना, ये मेसोपोटामिया में मिले हैं। कहाँ मिली है, मेसोपोटामिया में। इसका मतलब ये है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था ना, वो किसके साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था। एक मोहर पर एक स्त्री का चित्र भी मिला है, जिसे क्या कहा गया है, कुमारी देवी। ठीक है, तो ये अपन ने मुख्य विशेषताएं पढ़ी किसकी, कालीबंगा की। और भी अपन पढ़ रहे हैं इसके आगे कौन सी है। ठीक है, कौन सी विशेषताएं देखते हैं। आपको पता ही है कि जो कालीबंगा है, यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली। क्या मिली थी, काले रंग की चूड़ियां मिली। और यही कालीबंगा का क्या माना जाता है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है भी, काले रंग की चूड़ियां। यहां पर मिले काली पॉलिश वाले मर्द। ठीक है, काली पॉलिश वाले मर्द बाण मिले थे कहाँ पे, कालीबंगा। यहाँ पे मिले थे तंदूर, भोजन पकाने के। तंदूर तो जानते ही हो ना। अन्य स्थानों पर दरअसल चूल्हे मिले थे, लेकिन यहाँ पर क्या पाए गए थे, तंदूर पाए गए। एक मिली थी यहाँ पे बैलगाड़ी। क्या मिली थी, बैलगाड़ी मिली थी। एक यहाँ पे मिली थी पीतल की बनी हुई खिलौना गाड़ी। पीतल की बनी हुई खिलौना गाड़ी भी कहां पर मिली थी, काली। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी मिली। इसमें कुल कितने छेद थे, 6 छेद थे। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी मिली थी, जिसमें कुल 6 छेद थे। और यह संकेत देता है कौन सी चिकित्सा का, शल्य चिकित्सा का। यानी निश्चित रूप से यहां पर क्या की जाती थी, शल्य चिकित्सा की जाती थी। इस प्रकार की जो चिकित्सा होती है, उसे कहते हैं कपाल छेदन या हाइड्रोस्पोसिस।
ठीक है, इस चिकित्सा को क्या कहते हैं? कपाल छेदन या हाइड्रोस्पोसिस। और इसके संकेत मिले हैं कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा के अंत के बात करें अपन, तो केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का अंत संक्रामक रोग से, यानी केनेडी ने बताया कि यहाँ पर कोई संक्रामक बीमारी फैल गई थी और इसी के कारण इसका क्या हो गया? अंत हो गया। ऐसा किसने बताया? केनेडी ने बताया। जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका अंत हुआ था तूफान के कारण। किससे हुआ था? तूफान के कारण। ठीक है, याद रखना है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, दो जुड़वा राजधानियां थी ना, कौन कौन सी थी भी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और वो किसने बताई थी? स्टुअर्ट पिगट ने बताई थी। ठीक है ना। जबकि दशरथ शर्मा ने कहा कि जो तीसरी राजधानी है ना सिंधु सभ्यता की, वो कौन सी थी? कालीबंगा थी। ऐसा किसने बताया? दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया। जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी यदि अपन बात करें तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे दीनहीन बस्ती कहा, गरीबों की बस्ती बताया था। किसको? कालीबंगा को। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। यहाँ का संग्रहालय काफी प्रसिद्ध है, कालीबंगा संग्रहालय। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी भी? 1985 ईस्वी। ठीक है ना। कालीबंगा संग्रहालय काफी प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो कालीबंगा है ना, यहाँ पर मिली थी काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है भी? काले रंग की चूड़ियां, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर मिले थे काली पोलिस वाले मर्दबांड। मर्दबांड कैसे मिले थे भी? यहाँ पे काली पोलिस वाले मर्दबांड पाए गए थे। भोजन पकाने के लिए यहाँ पर क्या बने हुए थे? तंदूर बने हुए थे। एक बैलगाड़ी यहाँ पे मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर पीतल की बनी हुई खिलौना गाड़ी मिली थी। ठीक है ना। एक खिलौना गाड़ी मिली थी जो किसकी बनी हुई थी भी? पीतल की बनी हुई। एक बालक की छिद्रित खोपड़ी भी यहाँ पर मिली थी, जिसमें कितने छेद थे? 6 छेद थे। और ये कौन सी चिकित्सा का संकेत है भी? शल्य चिकित्सा का संकेत है। इस प्रकार की जो चिकित्सा है ना, उसे कहा जाता है कपाल छेदन। क्या कहते हैं इसे? कपाल छेदन कहते हैं। ठीक है, इसे हाइड्रोस्पोसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोस्पोसिस कहा जाता है। केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का जो अंत है ना, वो किससे हुआ था? संक्रामक रोग से, यानी कोई संक्रामक बीमारी फैल गई थी, उसी के कारण इसका अंत हुआ था। गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि जो इसका अंत है ना, वो किससे हुआ था? तूफान के कारण हुआ था। तूफान आ गया था, इसी कारण इसका अंत हुआ। याद रखना है कि जो दशरथ शर्मा है ना, उसने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। यानी दशरथ शर्मा ने कहा था कि जो कालीबंगा है ना, ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। ठीक है। जुड़वा राजधानियां कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और वो आपको पता है किसने बताई थी? स्टुअर्ट पिगट ने बताई थी। हालांकि स्टुअर्ट पिगट ने इसके बारे में भी स्टेटमेंट दिया था, और स्टुअर्ट पिगट ने इसे गरीबों की बस्ती कहा था, यानी दीनहीन बस्ती कहा गया था। किसको? कालीबंगा। कालीबंगा में संग्रहालय काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, कालीबंगा संग्रहालय। और इसकी जो स्थापना ये कब हुई थी भी? 1985 ईस्वी में। यानी कालीबंगा जो संग्रहालय है, ये कब स्थापित किया गया था? 1985 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा स्थल? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक कौन सा? कालीबंगा। तो अपन ने अभी तक कर लिए हैं हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो किया था अपन ने, फिर उसके बाद में अपन ने किया था कौन सा? चनहुदड़ो। फिर अपन ने बनावली पढ़ लिया,
और बनावली के बाद में कालीपुर। अब अगले स्थल, अगला स्थल आता है अपने कौन सा, लोथल। कहाँ पे पड़ता है भी ये, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में कौन सा स्थल है, लोथल। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, भोगवान नदी के किनारे। जो लोथल स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे था भी, भोगवान नदी के किनारे। खोज व उत्खनन किया गया था S.R. राव के द्वारा, सक्करपुर रंगनाथ राव। कब किया गया था भी, 1957 ईस्वी में। ठीक है। लोथल सभ्यता की यदि अपन बात करें तो इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। ठीक है ना, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, लोथल को कहते हैं। ठीक है। इनका समुद्री व्यापार इसके साथ होता था, फारस के साथ होता। ठीक है, फारस यानी ईरान के साथ इनका समुद्री व्यापार। ठीक है। लोथल का एक और उपनाम है, इसे कहते हैं दूसरा मोहनजोदड़ो। ये लोथल को बोल सकते हैं। ठीक है। अब लोथल के निर्माण की बात करते हैं। निर्माण बाकी जगह की तरह था, लेकिन खास बात क्या थी इसमें, यहां पर एक घर का दरवाजा सामने की ओर मिला, बाकी किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं था। ये एकमात्र स्थल था जहां पर दरवाजा कहाँ मिला है, सामने की ओर। क्योंकि बाकी जगह आपको पता है कि घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे भी, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल में जो दरवाजा है वो कहाँ की ओर मिला है भी, सामने की ओर मिला है। ठीक है ना, ये खास बात थी किसकी, लोथल की। याद रखना है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण लोथल में। यानी आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण कहां पर पाया गया है, तो लोथल में मिला है। क्या था भी ये था गोदीबाड़ा, जिसे डोक यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोक यार्ड। गोदीबाड़ा कौन सा स्थान होता है, वह स्थान जहां समुद्री जहाज रखे जाते हैं या खड़े किए जाते हैं। ठीक है ना, जहां पर समुद्री जहाज खड़े किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गोदीबाड़ा। और ये गोदीबाड़ा कहां पर पाया गया है अभी, लोथल में पाया गया है। इसकी लंबाई थी 214 मीटर, चौड़ाई थी 36, और गहराई कितनी थी, 3.30 मीटर। ठीक है ना, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या थी, गहराई थी। ठीक है। इसके बाद में याद रखना है कि लोथल में
3 क्या मिले थे? हवन कुंड। 7 मिले थे ना कालीबंग, इसमें 3 मिले थे। एक मिली थी यहाँ पे युगल समाधि, यानी एक युगल समाधि भी पाई गई थी कहाँ पे? लोथल में। इसके अलावा हाथी दांत से बना पैमाना। तांबे से बना पैमाना तो मिला था कहाँ पे? हड़प्पा में। सीप से बना पैमाना कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में। और हाथी दांत से बना पैमाना कहाँ मिलेगा? लोथल में। घोड़े की मरण, ठीक है, यहाँ पे घोड़े की मरण मूर्ति मिली थी। एक्चुअल में जो घोड़े का जबड़ा है वो कहाँ मिला था अपने को? मोहनजोदड़ो में मिला था। वैसे ही घोड़े की मरण मूर्ति है ना, ये कहाँ पे मिली थी? भी लोथल में मिली थी। इसके बाद में जो लोथल है यहाँ पर साथ में मिले थे 5 नावों के मॉडल मिले थे। नावें नहीं थे, नावों के प्रतिरूप बनाए गए थे, यानी मॉडल मिले थे। कितने नावों के? 5 नाव। एक मिट्टी की बनी हुई मम्मी का मॉडल, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिट्टी की बनी हुई मम्मी का मॉडल भी पाया गया था कहाँ पे? लोथल में। मम्मी समझते हो ना, मम्मी दरअसल ऐसे सब होते थे जिन्हें सुरक्षित किया जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई मम्मी का मॉडल मिला था कहाँ पे? लोथल। इसके बाद में जो लोथल है, यहाँ की मुख्य फसल कौन सी थी? चावल, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि चावल की फसल के प्राचीनतम साक्ष्य लोथल में मिले, ठीक है ना। चावल की फसल के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो कहाँ मिले थे? भी लोथल में मिले। अनाज पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले। देखी हुई है ना आपकी? ये अनाज पीसने की चक्की 2 पार्ट भी पाए गए थे। कहाँ पे पाए गए थे? ये भी लोथल में। इसके अलावा यदि लोथल की बात करें तो यहाँ पर फारस की मोहरें मिली थी। अभी तो मैंने बताया था कि इनका समुद्री व्यापार किसके साथ होता था? फारस के साथ, क्योंकि यहाँ पर फारस की मोहरें पाई गई थी कहाँ पे? लोथल। लोथल जो सभ्यता है यहाँ पर एक स्त्री की मण मूर्ति मिली। इसकी मण मूर्ति मिली थी, स्त्री की मण मूर्ति मिली थी। इसे समुद्री देवी कहा गया। क्या कहा गया इसे? समुद्री देवी। इसे स्थानीय भाषा में चिकोत्री माता भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं? सिकोत्री माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। काली पोलिस वाले मर्द बांड भी मिले।
यानी यहाँ पर मर्द बांड पाए गए थे, मिट्टी बर्तन काली पोलिस वाले जैसे कालीबंगा मिले थे ना, उसी प्रकार से एक मर्द बांड पर लोमड़ी व कौवे का चित्र मिला। ये एक मर्द बांड ऐसा था जिसके ऊपर किसका चित्र मिला था? लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला। यह चित्र विष्णुदत्त शर्मा की पुस्तक, क्या नाम था? पंचतंत्र की एक कहानी का संकेत। ठीक है ना, विष्णुदत्त शर्मा की पुस्तक थी पंचतंत्र, उसकी एक कहानी का संकेत देता है ये चित्र जो यहाँ पर पाया गया। ठीक है ना। तो लोमड़ी और कौवा की जो कहानी पढ़ी है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में काफी बार कि विष्णुदत्त शर्मा की जो पुस्तक पंचतंत्र है उसकी एक कहानी का जो संकेत है वो कौन से स्थल से मिलता है? भी लोथल से मिलता है। याद रखना है कि जो लोथल है ना उसकी खास बात एक और थी। दरअसल हर जगह क्या था कि एक्चुअल में दो टीलों की खुदाई हुई थी, नगर और दुर्ग भाग अलग अलग थे। यहाँ पर दुर्ग व नगर भाग एक ही टिल्ले के नीचे स्थित थे। दोनों एक ही टिल्ले के नीचे थे, कहाँ पे? लोथल। तो ये हो गई अपनी कौन सी सभ्यता? लोथल सभ्यता। तो आपको याद रखना है लोथल कहाँ पे? भी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बोगवा नदी के किनारे। खोज व उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने 1957 ईस्वी में। लोथल को कहा जाता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। इनका जो समुद्री व्यापार है वो किसके साथ होता था? भी फारस के साथ होता था। ठीक है, इसका उपनाम है दूसरा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक घर का दरवाजा सामने की ओर मिला, यानी ऐसा केवल लोथल में मिला है कि जहां पर दरवाजा सामने की ओर मिला है। बाकी जो दरवाजे आपको पता है कि हर जगह पीछे की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण लोथल में मिला है। और ये सबसे बड़ा निर्माण क्या था? भी गोदीबाड़ा था, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। यह वह स्थान था जहां समुद्री जहाज खड़े किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोदीबाड़ा। ठीक है, 214 इसकी लंबाई थी मीटर, 336 मीटर चौड़ाई थी और 3.30 मीटर इसकी क्या थी? गहराई थी। कालीबंगा में जैसे 3 हवन कुंड मिले, 7 मिले थे सॉरी, तो यहाँ पे 3 मिले। एक युगल समाधि भी यहाँ पर पाई गई थी। एक पैमाना मिला था यहाँ पे, किससे बना हुआ? हाथी दांत से बना हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर घोड़े की मण मूर्ति भी पाई गई थी। किसकी मण मूर्ति मिली थी? भी यहाँ पे घोड़े की मण मूर्ति पाई गई थी। इसके बाद में एक मिट्टी की बनी हुई मम्मी का मॉडल भी यहाँ पर पाया गया था। मुख्य फसल कौन सी थी यहाँ की? चावल थी। याद रखना, चावल की फसल के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना वो कहाँ पर मिले थे? लोथल में। ठीक है, अनाज पीसने की जो चक्की होती है ना, ठीक है ना, चक्की, उसके यहाँ पर 2 पार्ट मिले थे। यानी अनाज पीसने की चक्की थी वर्ताकार तरीके से, और इसके यहाँ पर कितने पार्ट मिले? 2 मिले थे। फारस की यहाँ पर 4 मोहरें भी पाई गई थी। एक स्त्री की मरण मूर्ति मिली थी जिसे क्या कहा गया है? भी समुद्री देवी कहा गया है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिकोत्री माता कहा जाता है। काली पोलिस वाले यहाँ पर मर्द बांड भी मिले। एक मर्द बांड पर किसका चित्र मिला था? लोमड़ी और कौवे का चित्र मिला था। ये जो चित्र मिला है ना यहाँ पर, ये विष्णुदत्त शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। उसकी एक कहानी का संकेत है। याद रखना है कि लोथल एक ऐसा स्थल था जहां पे दुर्ग और जो नगर बाग है, दुर्ग और कौन से बाग पश्चिम और पूर्व में होते थे ना, वो एक ही टीले के नीचे स्थित थे। किसके नीचे थे? ये एक ही टीले के नीचे बने हुए थे। दुर्ग और नगर बाग जो कहाँ पे बने हुए थे? लोथल में। ठीक है। लोथल की एक चीज और है, मैं भूल गया, बता देता हूँ दोबारा, कि यहाँ पर तोलने के लिए पत्थर के बाट बने थे।
पत्थर के बाट यहाँ पर पाए गए थे। ये जो पत्थर के बाट हैं, ये कौन सी प्रणाली पर आधारित थे? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली समझ गए ना, जैसे छोटे बड़े बड़े इस प्रकार से। ठीक है, तो पत्थर के बाट भी कहाँ पर पाए गए थे? लोथल। तो ये हो गई अपनी कौन सी सभ्यता? लोथल सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन धोलावीरा की। कहाँ पे भाई? ये कच्छ, गुजरात में। धोलावीरा स्थल कहाँ पे था? कच्छ, गुजरात में। मानसर व मानहर नदियों के बीच में। मानसर और मानहर दो नदियां थी, उनके बीच में था कौन सा स्थल? धोलावीरा। याद रखना है, यह एकमात्र स्थल था जो दो नदियों के बीच में था। यानी एकमात्र स्थल जो दो नदियों के बीच में स्थित था, वो कौन सा था भी? धोलावीरा था। एक्चुअली में कहते हैं नदियां काफी दूर थी, इसलिए यह भी अंदाजा नहीं लगता कि ये कौन सी नदी के किनारे था। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि एकमात्र स्थल कौन सा था जिसकी प्रमाणिक नदी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो कौन सा था? धोलावीरा। एकमात्र स्थल जिसकी प्रमाणिक नदी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, वो कौन सा था? धोलावीरा। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। कब की थी भी? 1967 ईस्वी में। ठीक है ना, 1967 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन किया गया था रविंद्र बिष्ट के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1990-91 में किया गया। ठीक है, याद रखना है, धोलावीरा गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सफेद कुआं। जो यहां पर मिला है सफेद कुआं, ठीक है, यही धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। याद रखना है, यह एकमात्र स्थल था जहां तीन टीलों की खुदाई हुई। बाकी जगह तो दो दो थे ना। एक टीले की खुदाई कहाँ हुई थी? लोथल में। और यहाँ पर कितने टीलों की खुदाई हुई थी? तीन टीलों की। एक तो पश्चिमी टीला, एक मध्य टीला, और एक कौन सा? पूर्वी टीला। कहते हैं कि पश्चिमी टीले के नीचे तो बड़े बड़े भवन बने थे, जिन्हें क्या कहा गया? सभा भवन। मध्य जो टीला था ना, उसके नीचे निवास करता था कौन सा वर्ग? प्रशासक यानी अधिकारी वर्ग। और कर्मचारी और श्रमिक वर्ग कौन से टीले के नीचे थे? पूर्वी टीले के नीचे। तो आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा एकमात्र स्थल कौन सा था जहां पे प्रशासक यानी अधिकारी वर्ग पश्चिम में निवास नहीं करता था? तो वो धोलावीरा था। हालांकि ये पूर्व में भी नहीं कर रहा है, लेकिन पश्चिम में भी नहीं करता था। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसा स्थल, एकमात्र स्थल जहां पर अधिकारी वर्ग पश्चिम में निवास नहीं करता था, तो वो कौन सा था? धोलावीरा। अधिकारी वर्ग पश्चिम में निवास
नहीं करता था। ठीक है, याद रखना है जो धोलावीरा क्षेत्र है यहां पर एक बड़ा खेल स्टेडियम मिला। क्या मिला था यहाँ पे? एक बड़ा खेल स्टेडियम मिला। याद रखना है कि यहां पर एक नोटिस बोर्ड मिला। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर एक लकड़ी का बोर्ड मिला था जिस पर सैंधव लिपि के 10 अक्षर थे। कितने थे? 10 अक्षर। और इसे ही क्या कहा गया है? नोटिस बोर्ड कहा गया है। यहां पर साक्ष्य मिले थे कौन से फसल के? बाजरे की फसल के साक्ष्य। ठीक है, बाजरे की फसल के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। याद रखना है कि जल संग्रहण के लिए यहां पर टंकियों का निर्माण था। इसका पानी दूर से लाना पड़ता था, टंकियों का निर्माण किया गया था, बाकी कहीं नहीं। तो ये मेन मेन चीजें हैं जो धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे? अभी कच्छ गुजरात में है, मानसर और मानहर नदियों के बीच में था। ठीक है, ये एकमात्र स्थल था जो दो नदियों के बीच में था। दूसरे शब्दों में कहे तो एकमात्र स्थल था जिसकी नदी के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में। उत्खनन किया था रविंदर बिष्ट ने 1990-91 में। धोलावीरा है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। याद रखना, ये एकमात्र स्थल था जहां पर कितने टीलों की खुदाई हुई थी? 3 टीलों की। पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले के नीचे सभा भवन थे, मध्य के नीचे प्रशासक वर्ग था, पूर्वी के नीचे कर्मचारी और श्रमिक वर्ग था। ये एकमात्र स्थल था जहां पर अधिकारी वर्ग पश्चिम में निवास नहीं करता था। ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर एक बड़ा खेल स्टेडियम भी मिला था, एक लकड़ी का बोर्ड मिला था जिसके ऊपर सैंधव लिपि के कितने अक्षर थे? भी 10 अक्षर, यानी सैंधव लिपि के 10 अक्षर लिखे गए थे। और इस बोर्ड को क्या कहा गया? नोटिस बोर्ड कहा गया है। बाजरे की फसल के यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। जल संग्रहण के लिए यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता था? टंकियों। तो ये हमने बड़े बड़े स्थल पढ़ दिए। अभी कुछ छोटे स्थल पढ़ेंगे अपन, और फिर इसकी मुख्य व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह, तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप या आपका कोई मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दामोदर शर्मा /RPSC और फिर /अनअकैडमी। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।